प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 37 एतराज़ात उठाए हैं। इन 37 एतराज़ात पर शिबिर फराज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका आर्गूमेंट ये था कि इसमें से 27 ऐसे एतराज़ात हैं जो खुद इलेक्शन कमीशन के अपने ऊपर उठते हैं और 10 बाकी जो एतराज़ात बचते हैं उस पर काम हो चुका है, पहले ही उनको सेटल किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 27 एतराज़ात खुद इलेक्शन कमीशन पर उठते हैं या उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर उठते हैं, वो बहरहाल इस ग्राउंड पर एग्जिस्ट तो करते हैं और उनकी मौजूदगी में क्या इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे सवालात उठाए हैं जिसको जो तज्ज़िया निगार हैं इस मशीन पर जो तबसरा कर रहे हैं या जो ऐसे इदारे हैं जो इलेक्शन की शफाफियत को देखते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन से इत्तफाक करते दिखाई देते हैं। अब इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जुमला आपको सुनवाना चाहता हूँ या एक आर्गूमेंट सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने दिया है, फिर मैं अपना क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। इस मशीन को तो टेक्निकली आज पहली दफा परखा जा रहा है कि ये हो नहीं सकता, पहले नताइज आ जाएं और फिर उसके बाद इम्तिहान हो। और जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने दी है वो दुनिया में जितने भी मसाइल हैं ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मुझे कोई कहे कि अपनी जिंदगी के सिर्फ तल्ख तजुर्बात आप मुझे बता दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ 37 नुकात की ऑब्जर्वेशन जमा कराई हैं। जो पॉइंट्स दिए गए हैं 27, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है इस वक्त उसकी बारे में जो है तहफुजात हैं वो दिए हैं। जो 10 पॉइंट्स हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ताल्लुक है, वो मशीन जो कि मोस्ट ने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, उसमें सारे वो एड्रेस होते हैं। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे पुरज़म है कि इंशाअल्लाह हम कानून साजी भी करेंगे, हम 2023 के इलेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, अगर 27 निकात इन 37 में से ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी पर सवाल उठाते हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी नहीं है इस मशीन से इलेक्शन कराना तो नहीं है। इस पर हम अलग बहस कर सकते हैं कि क्यों नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती तो इलेक्शन कमीशन को नहीं कह सकते कि आपकी सलाहियत नहीं भी है तो भी आप इसी से इलेक्शन कराएं। देखें, पहले तो मुझे जो आपका सवाल है उस सवाल को ही अगर आप देख लें तो उसमें यह लग रहा है कि इसका मतलब यह है कि फिर आप साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। आप अगर ये 27 पॉइंट्स को आप देख लें तो क्या इनका सुन लें फिर क्या इनका जो अदराक है या इनका ये पॉइंट्स जो हैं जो मौजूदा सिस्टम है उसके ऊपर लागू नहीं होते। मुझे आप बताएं कि आप कह रहे हैं जी कि हम लोगों को ट्रेंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मौजूदा अमला है वो भी आपका परमानेंट अमला तो नहीं है। हर बार आप नए लोगों को लेते हैं, उनको आप अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपने वोटर लिटरेसी की बात की है, लोगों को नहीं पता होता कि वोट किस तरह डालना है, वोट का किस स्टैंप के अंदर जो है वो खाना लगाना है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो वोटर एजुकेशन किसकी ज़िम्मेदारी है, जो अमले को ट्रेंड करना है वो किसकी ज़िम्मेदारी है, लॉजिस्टिकली चीज़ों को मैनेज करना, ट्रांसपोर्ट को लेके जाना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है। ये इलेक्शन कमीशन पहली बार इलेक्शन तो नहीं करवा रहा। जहाँ तक रह गई बात टेक्निकल इश्यूज़ के हवाले से, टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर आप 100 बार एतराज़ात करें, उसके ऊपर 100 बार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको जवाब भी देगी, आपको जो है वो मुतमिन भी करेगी। टेक्निकल कमेटी का आज पहला इजलास भी हुआ है, 15 तारीख को जो है वो दूसरा इजलास भी होगा और उसमें हमने पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों को भी दावत दी है कि वो भी अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ और टेक्नोलॉजी के ऊपर आप जो एतराज़ात करना चाहते हैं वो आप करें। जहाँ तक रहेगी मैनेजमेंट की, लैक ऑफ टाइम क्या है, 2 साल पड़े हुए हैं आपके पास अभी इंतखाबात के हवाले से। अगर आप 2 साल में जो है वो दुनिया कहीं की कहीं पहुंच सकती है और हम 2 साल के अंदर जो है वो लोगों को ट्रेंड नहीं कर सकते। ट्रेंड क्या करने हैं, आपका जो प्रेजाइडिंग अमला होता है वो आपके मोस्टली स्कूल टीचर्स होते हैं, तो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, कोई इम्तिहानात दे के मुकाबले के इम्तिहानात देकर 2 साल पड़े हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 2 साल में तो आप रिक्वायरमेंट ही नहीं कर सकते, मशीनें ही नहीं खरीद सकते, बना सकते 4-5 लाख की तादाद में। नहीं देखें, नहीं देखें, वो तो 2000 की डेली की कैपेसिटी है मशीन्स बनाने की और महीने में 60,000 मशीन्स जो है वो बन सकती हैं, तो 6 महीने 7 महीने का काम है, पूरी हो जाएंगी, वो इशू नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर जो है
जो मामला है वो मामला ये है कि आपको ये देखना है कि जब मौजूदा इलेक्शन सिस्टम है, क्या उसके अंदर जो है वो अजाफी बैलेट पेपर्स नहीं छापे जाते? क्या उसके अंदर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसों से लोग बैलेट पेपर्स नहीं छपवा के ले आते? मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या लोग स्टफिंग नहीं कर लेते? लोग तो स्टैंप चोरी करके ले जाते हैं, जिस स्टैंप से आप जो है वो लगाते हैं बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पा लगाते हैं। इसके अलावा मरे हुए लोगों के वोट कास्ट हो जाते हैं, अजाफी बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो आपका वोट आप कोई और कास्ट करके चला जाता है। इसके अलावा वोटर लिस्टों के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे वोट्स हैं जो जाली वोटों का इंदराज हुआ है। पुलिस स्टेशनों के अंदर अभी भी दंगे फसाद हो जाते हैं, अमले को यरगमाल बना लिया जाता है, अमला बिक जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं। तो 17 इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के मुताबिक फारूक साहब, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इस मशीन को ला रहे हैं, पार्लियामेंट में कानून साजी करनी सही है, बिल्कुल कानून साजी तो एक अलग मामला है। आप इस मशीन को लेकर आ रहे हैं धांधली रोकने के लिए, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट सामने आया है इसका जो 14वां नुक्ता है वो ये है कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू इंश्योर दैट एवरी मशीन इज ऑनेस्ट। ऑपोजिशन का भी यही एतराज है कि उसमें कुछ फीड किया जा सकता है, या आप उससे जो QR कोड जनरेट करते हैं उसको आप क्या गारंटी है कि वो हैक नहीं हो सकता, या उसको आपने अपनी मर्जी का कोड तब्दील नहीं हो सकता क्योंकि वो विजिबल नहीं है, वो आपके पोलिंग एजेंट्स उसको पढ़ नहीं सकते। तो ये जो एतराज है कि आप धांधली को नहीं रोक सकते, ये मशीन धांधली को नहीं रोक सकती, ये सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता नहीं है सर जो इलेक्शन कमीशन या ऑपोजिशन उठा रही है? देखें बुनियादी तौर के ऊपर अगर ये नुक्ता इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया है तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यकीनन जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी, और इसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया भी होगा। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि जो बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट पेपर्स के ऊपर जो है जो वोट डालने जाता है बंदा, उसका हाथ पकड़ के ठप्पा लगवा लिया जाता है, तो उसको कैसे रोका जाएगा? 40 सिफारिशात जुडिशल कमीशन की आई थी, क्या उनके ऊपर अमल दरामद हो गया? वो भी नहीं हुआ। हर इलेक्शन में मेन मसला तो फिर वहीं पे है, हमने एतराज़ात पे एतराज़ात उठाने हैं या हमने मसले के हल की तरफ जाना है, इंतखाबात की शफाफियत की तरफ जाना है। एतराज़ात तो इस सिस्टम पे भी है, इस सिस्टम पे एतराज़ात हैं तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं कि 20 ममालिक में ये इस्तेमाल हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े अमेरिका के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई छुपा नहीं है। सही है, लेकिन सर अगर पहले सिस्टम पर एतराज़ात हैं और आप जो नया सिस्टम ला रहे हैं उस पर भी वैसे ही एतराज़ात हैं, तो नया सिस्टम लाने का फायदा 40 अरब रुपए ज्यादा खर्च करने का क्या फायदा? नहीं देखें पहली बात तो ये इतने पैसे नहीं है जितने आप बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को जो साफ और मजबूत बनाने के लिए, इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए अगर कुछ अखराजात इजाफी भी होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा सौदा नहीं है कि आप 5 साल यही कहते रहें कि जी इंतखाबात में धांधली हो गई, सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेकर आए थे, यहाँ भी हम ह्यूमन इंटरवेंशन को ख़त्म करें। आप ये देखें कि सबसे बड़ा इशू क्या आता है, नताइज जो रोक लिए गए हैं जी, फॉर्म 45 नहीं पोलिंग एजेंटों को मिले, यहाँ पर फौरी फॉर्म 45 भी निकल आएगा, फौरी काउंटिंग भी मुकम्मल हो जाएगी, नताइज भी कोई नहीं रोक सकेगा। ये तमाम चीज़ों को मेक श्योर किया जाएगा। फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये तमाम तो इलेक्शन कमीशन के अमला होगा, ये उनका ऑफिसर्स होंगे, उनकी वहां पर अमलदारी होगी। लिहाजा इससे मैं समझता हूं कि जो ठप्पा माफिया है उसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, आप कह रहे हैं कि ये मशीनें जो हैं वो 2000 मशीन रोजाना तैयार की जा सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने 8 महीने में मशीनें तैयार कर ली, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक और सवाल ये है कि आपके पास डस्ट फ्री, ह्यूमिड फ्री, कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट वाले वेयर हाउसेज ही मौजूद नहीं है जहां आप इन 5, 6, 7 लाख मशीनों को डंप कर सकें, और इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इसकी का मतलूबा मयार होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो आपके पास वेयर हाउसेज हैं जहां पर आप ऐसा इन्वायरमेंट दे सकें मशीनें ख़राब होने से बचाने के लिए? देखें बुनियादी तौर के ऊपर ये अगेन फिर एक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, और ये इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार से मुतल्लिक है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पहले तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका जो हम कानून ला रहे हैं उस कानून से भी कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक रह गई बात लॉजिस्टिकली इसको किस तरीके से मैनेज करना है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो काम करना है। इसके ऊपर हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उसको बजट फराहम कर सकते हैं, हम बजट भी फराहम करते हैं, अगर आप फराहम कर सकते हैं। अगर 27 उनके पास ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप हमें कहेंगे गोदाम भी हमने सुन तो लेना, अगर आप ये कहेंगे गोदाम भी हमने ढूंढ के देना है, अगर गोदाम भी हमने ढूंढ के देना है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी हमारे इख्तियारात में आपने अमल दखल शुरू कर दिया जो हम नहीं करना
चाहते हैं ना हम करेंगे। राइट। फारूक साहब, अगर एक वेंडर फर्ज कीजिए 2000 मशीनें रोजाना तैयार कर सकता है, उसके पास सलाहियत ही इतनी है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि मुझे रोजाना 10,000 मशीनें तैयार करके दो। ऐसे एक मजदूर अगर एक फर्ज करें एक इंस्ट्रूमेंट एक दिन में अगर 50 बना सकता है, तो आप उससे 400 की फरमाइश नहीं कर सकते। एक इलेक्शन कमीशन के पास 27 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर वो काम कर ही नहीं सकता, उसके पास सलाहियत ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसे कैसे करा सकते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है करके दो? देखें, फिर मैं आपको कहूंगा ये 27 पॉइंट्स वही हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन रूटीन में अमल दरामद करता है। वो अमला भी ट्रेंड करता है, वोटर लिटरेसी के ऊपर भी काम करता है, वो बैलेट पेपर्स को प्रिंट भी करवाता है, वो बैलेट पेपर्स के बाद जो बैलेट पेपर्स आपके वोट कास्ट होते हैं उन कास्टेड वोटों को भी संभालता है। आपके ख्याल में इलेक्शन का बंदोबस्त हो सकता है, डब्बे सुन तो लेना, डब्बे बन सकते हैं, डब्बों पे लगने वाली सीलें बन सकती हैं, बैलेट पेपर जो छपता है उसके लिए स्पेशल बैलेट पेपर बन सकता है, उसके अंदर स्पेशल कोड लगाया जा सकता है जिससे आप स्टैंप लगाते हैं वो स्टैंप्स तैयार हो सकती हैं। तो ये चीजें भी तैयार हो सकती हैं। ये तो ना करने वाले एतराज़ात हैं। ये ठीक है, आप कह रहे हैं ना करने वाले एतराज़ात हैं। ऑपोजिशन को चलें, वो सियासी मुफादात हो सकते हैं उनके, वो ये एतराज़ात उठा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के तो कोई सियासी मुफादात नहीं है, वो ये एतराज़ात क्यों उठाएंगे अगर वो करा सकते हैं? उनका क्या फायदा है आपको इनकार करने में? देखें, हम तो ज़ाहिरी बात है हम उनको फैसिलिटेट भी करेंगे, उनको असिस्ट भी करेंगे, और हम तमाम फ्रीकैन को जो है वो इसके ऊपर मुशावरत के साथ एक कंसेंसस के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, और इस हवाले से हम उनको कायल भी कर रहे हैं। ठीक है, चलें, ये मैं आगे ज़रा एक दो सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ। एक तो आज मरियम नवाज साहबा ने एक धमकी नुमा इंकशाफ किया है कि अपने केस के पर आने से पहले वो कुछ नए इंकशाफात करना चाहती हैं। क्या कहा है उन्होंने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर खड़े होकर? सुन लीजिए। केस के मेरिट्स मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जो बात मैंने आज कोर्ट में कही है वो ये है कि मेरिट्स पे बहस होने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। मैं ये समझती हूँ कि इन इश्यूज को सेटल किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। फारूक हबीब साहब, कुछ नया इंकशाफ होने वाला है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, वो कोई ऑडियो भी हो सकती है, वो आपकी कोई कॉलें भी हो सकती हैं किसी को की गई कि किसने बनवाया केस, क्यों बनवाया, उसके मकासद क्या थे। वो कह रहे हैं मेरिट्स पर आने से पहले ये सेटल करें। तो आप तैयार हैं ज़हनी तौर पर इसके लिए? अपने अंदर प्रोब कर लें पहले किसने क्या कुछ किया हुआ है। देखें, बुनियादी असद साहब जी, ये कौम बड़ी, हमारे कौम को ये लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं, उनको भोला समझते हैं। ये बेवकूफ़ खुद बने हुए हैं। मुझे आप ये बताएं कि ट्रायल इनका मुकम्मल हो चुका। जब ट्रायल हो रहा था उस वक्त कतरी खत के अलावा इनके पास कुछ नहीं था, कैलबरी फॉन्ड के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। ये वो इंकशाफ है जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। 3 साल से ये अपीलें हैं, और ये मैं आज कौम को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, ये अपील इन्होंने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ दायर की हुई है। यानी ये ऐसे ही है कि अगर किसी बंदे को किसी कत्ल के मुकदमे में सज़ा हो जाए और वो सज़ा के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दे, तो उसको तो जल्दी होती है कि उसका केस जो है वो सुना जाए अगर वो बेगुनाह है और वो बरी हो। यहां से 3 साल से ये केस ही नहीं चलने दे रहे। 10 बार इन्होंने वकील इल्तवा ले ली, इनके वकील ने, कभी वकील को कोरोना है, कभी बीमार है, कभी कमर में दर्द है। आज इन्होंने कहा वकील ही केस छोड़ के चला गया। ये सबको पता है कि डिलिंग टैक्टिक्स हैं। अब ये कह रही है कि जी मुझे एक नई दरखास्त लेकर आने दें, मेरे केस के मेरिट्स बड़े स्ट्रांग हैं। अगर केस के मेरिट्स इतने स्ट्रांग हैं तो आप केस को आर्ग्यू क्यों नहीं कर रही? आप 3 साल से इल्तवाओं के पीछे क्यों छुपी हुई हैं? ये मीडिया का बुनियादी तौर पे इनसे सवाल पूछना बनता है। बाकी ये तो जब आती हैं नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चले जाती हैं कि जी मेरे पास फलाना सबूत है, फलाना सबूत है। सबूत ये है कि फ्लैट नंबर 16, 16A, 17, 17A एवन फील्ड की बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर हैं। नवाज शरीफ ने वो पैसा लूट मार करके अपने बच्चों को दिया, उस पैसे से इन्होंने ये फ्लैट्स खरीदे जिसकी ये रसीदें नहीं दिखा सके।
ये कौम का लूटा हुआ पैसा है। अगर इतने मेरिट्स होते तो आज नवाज शरीफ भगोड़ा बन के मुल्क से बाहर ना बैठा होता, वहां चाय कॉफी पोलो मैच ना देख रहे होते, वो आज यहां मौजूद होते। जेलों से ये डरते हैं, शादी ब्याह इनके मुल्क से बाहर होते हैं, सियासत इन्होंने पाकिस्तान में करना है, इक़्तिदार पाकिस्तान में करना है, बाकी सब कुछ इन्होंने मुल्क से बाहर करना है। यहां आकर ये मीडिया को भी गुमराह करके चले जाते हैं और कौम को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये है इनकी असल हकीकत। कुछ नहीं है इनके पास नया, सवाए इनके पास झूठ के, जालसाजी के, करप्शन के अलावा कुछ नहीं। ये जरूर दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि क्या नई दरखास्त मरियम लेकर आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो ये चाहती हैं कि मेरिट से पहले ये मामला देखे जाएं कि ये इनके खिलाफ साजिश किसने रचाई, किसने किसको पैगाम दिया, क्या किया, क्या कहा। शायद उनके पास कुछ सबूत हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऑडियोज हैं। वापस ले लें जी, चलें, ये तो आप आने वाले दिनों में पता चलेगा। दरखास्त वापस ले लेना जो मेरिट पे या अपीलों पे की हुई है जी, वो कहीं मैं दरखास्त वापस ले लेती हूँ ताकि सजा तो बहाल हो ना इनकी। चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर नई दरखास्त डाल लें, फारूक हबीब साहब, टोपी ड्रामा करना कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद होंगे हमारे साथ। उनसे हम पूछेंगे कि बिलावल साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पंजाब में अगली हुकूमत जाले की होगी, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम रखेंगे कायरा साहब के सामने कि पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 117 जमानतें जब्त हुई, पंजाब में सिर्फ 117 जमानतें जब्त हो गई, और उनके जो बेशुमार उम्मीदवार हैं वो 1 लाख वोटों के फर्क से 49 उम्मीदवार हारे, 107 सीटों पर वो 50,000 वोटों से ज्यादा से फर्क से हारे। ये पंजाब में उनकी हालत थी। सिर्फ 6 उम्मीदवार अपनी जमानतें बचा सके थे, 7 सीटें वो जीत पाए थे। कैसे हो पाएगा, कायरा साहब से बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगली हुकूमत जो है वो जाले की होनी चाहिए, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। चलिए पंजाब में पहले बात करते हैं। ये किसी भी सियासी जमात का सियासी हक है और इस ख्वाहिश का इजहार करना कि अगली हुकूमत उनकी होगी और कोशिश करना भी कि अगली हुकूमत उनकी हो, लेकिन ये कायरा साहब कैसे मुमकिन हो पाएगा। अगर पिछले इलेक्शन के नताइज को देखें तो आपकी 130 सीटों पर आप मैदान में उतरे, उनमें से 7 सीटें आप जीते, 123 हार गए और 123 में से 117 जमानतें जब्त हुई। शायद आप भी अपनी जमानत नहीं बचा सके थे। तो कायरा साहब, मेरा सवाल यह है कि पिछले 3 साल में ऐसा क्या किया है पीपल्स पार्टी ने कि जाले की हुकूमत बनने के इम्कानात आपको दिखाई दें? पहले तो अपना रिकॉर्ड करेक्ट करें और अपना आर्गुमेंट वापस लें कि मैं अपनी जमानत नहीं बचा सका था। मैंने 40,000 वोट लिया था। 40,000 वोटों के साथ सर 25% कास्टिंग वोटों का लेना जरूरी होता है ना जमानत बचाने के लिए। इवन दैट जमानत जब्त होने का कोई तस्वर नहीं है भाई कायरा साहब, लेकिन रिकॉर्ड तो ये बता रहा है। आपने गलत बात की। अच्छा चले, आपने गलत बात। मेरा रिकॉर्ड तो ये बता रहा है सर कि आपके हल्के में 2,40,000 वोट पड़े और आपके 25% वोट नहीं थे सर उसके। ओ भाई मेरे, आप 15% वोटों के साथ भी आपकी जमानत जब्त नहीं होती। आपको किसने कह दिया? सर 25% वोटों के साथ नया रूल नहीं है 2018 का। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये आर्गुमेंट, अच्छा चले थैंक यू, आगे चलते हैं। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू को जारी रखना मुनासिब नहीं समझा और इस आर्गूमेंट पर कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जमानत जब्त हुई थी। कुछ हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं। इस हल्के में 2,40,000 टोटल वोट कास्ट किए गए, जिसमें से कायरा साहब ने 42,000 वोट हासिल किए थे। किसी भी शख्स को अपनी जमानत बचाने के लिए 2018 के इलेक्शन कवानीन के मुताबिक डाले गए वोटों का 25% वोट लेना जरूरी होता है। यह नया कानून है, इससे पहले 12.5% वोट लेना जरूरी था। अब कायरा साहब को अगर अपनी जमानत बचानी थी तो कायरा साहब को अपने वोट जो हैं वो 50,000 से ज्यादा शायद या 60,000 के करीब वोट हासिल करना जरूरी था, यानी 2,40,000 वोटों का 1/4 हिस्सा। अब कायरा साहब ने इसको आर्गुमेंट सरत करने के बजाय प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्कशन से गुरेज किया है, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि पीपल्स पार्टी ने 141 जो पंजाब की सीटें हैं उसमें से 130 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी, 123 सीटें हार गई थी और 123 में से 17 जमानतें
पीपल्स पार्टी की इस नए कानून के मुताबिक जब्त हुई थी। 107 सीटों पर जो जीतने वाले उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का फर्क था वो 50,000 से ज्यादा वोटों का था। मैं आपको यह भी बता दूं कि 49 उम्मीदवार 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर पाए थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के 68 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 10,000 वोट भी नहीं लिए थे और पीपल्स पार्टी के 50 उम्मीदवार ऐसे थे जो 5,000 वोट भी नहीं ले सके थे। अब इस सूरत हाल में सिर्फ 6 उम्मीदवार ऐसे थे पीपल्स पार्टी के जिन्होंने अपनी जमानतें बचाई थी, जिनमें फैसल सालेह हयात थे, अब्दुल कादिर गिलानी थे, यूसुफ रजा गिलानी थे, भावलनगर से मखदूम सैयद अली हसन गिलानी थे, रहीम यार खान से मखदूम शहाबुद्दीन थे और मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद दाऊद खान थे जिन्होंने अब बमुश्किल अपनी जमानतें बचाई थी। मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले इलेक्शन में 10 पार्टी सरबराहान की जमानतें जब्त हुई थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे, एक हल्के से बिलावल भी शामिल थे और एक हल्के से शहबाज शरीफ भी शामिल थे, क्योंकि क्राइटेरिया सख्त हो गया था। लेकिन यह बात कायरा साहब को नागवार गुजरी है। मैं एक मरतबा फिर उनको दावत दूंगा कल के प्रोग्राम में दोबारा से अपना रिकॉर्ड चेक करके आ जाएं, अपनी पार्टी का रिकॉर्ड चेक करके आ जाएं। मेरी तहकीक जो कहती है वो यही है जो आदादोशुमार मैं उनके सामने रख रहा हूं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इस आर्गूमेंट पे बात नहीं करना चाहते और बाकी ये तमाम चीजें मैंने उनके सामने रखते हुए अपना पॉइंट यही स्टैब्लिश करना चाहता था कायरा साहब से कि पीपल्स पार्टी कैसे अगला इलेक्शन जीत पाएगी, अपना जाला कैसे लाएगी पंजाब में, ये एक वो सवाल है जिसका जवाब पीपल्स पार्टी को देना होगा। ख्वाहिश रखना कानूनी और आईनी हक है, लेकिन पिछले 3 साल में पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि वो अपने जाले की हुकूमत पंजाब में बनवा सकें? यही इन आदादो शुमार की रोशनी में मेरा सवाल है जो मैं कायरा साहब से करना चाहता हूं और यह सवाल हम पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के सामने भी रखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो 37 एतराज़ात हैं उस पर बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, ये 37 एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के, आपके ख्याल में ये सारे के सारे दुरुस्त हैं? आपने मशीन भी देखी है, मशीन पर जो एतराज़ात उठाए हैं इनमें से कुछ दुरुस्त हैं, सारे दुरुस्त हैं, आप कैसे वैल्यूएट करते हैं इसको? पहली बात ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मैंने कई दफा मैं देखने में पार्लियामेंट हाउस गया, वो 1 घंटे के लिए रखते हैं, उठा के भाग जाते हैं। हमने उनसे कहा कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पार्लियामेंट हाउस पर रखते हैं ताकि लोग देखें, आए, वो चंद लोगों को दिखाने के बाद उसको समेट के घर ले चले जाते हैं। कल भी मैं गया, कल भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहाँ मौजूद नहीं थी, इससे पहले भी मैं 3-4 दफा गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहाँ मौजूद नहीं थी। वो चंद मिनट्स के लिए लेके आते हैं, नमाशी तौर पर चंद मीडिया के लोगों को क्या आपने देखी है सर तफसील से ये मशीन कंवर दिलशाद साहब? नहीं, मैं नहीं, हमें वो दिखाते नहीं, वो तो अपने पसंदीदा आदमियों को दिखाते हैं, तो हमें वो दिखाए रहे, हम इसको बताएंगे कि इसके अंदर क्या डिवाइस की तब्दील कैसी होती है। पहली बात हम ये आते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल जो सेनेट कमेटी में जिसके चेयरमैन ताज हैदर साहब थे, उनके सामने अपने 37 एतराज़ात पेश कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी मिनिस्ट्री का ज़ैली इदारा नहीं है, ये हुकूमत की नजरों में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर उनके इख्तियारात हैं। इस लिहाज से उन्होंने जो एतराज़ात पेश किए हैं वो पूरी कौम ने उनको देख लिए, पढ़ लिए हैं, सोचा है। उन्होंने कहा इसमें डिवाइस तब्दील की जा सकती है, इसमें सॉफ्टवेयर तब्दील किया जा सकता है, इसमें धांधली के दरवाजे खुल सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर जो है कोई शफाफियत नहीं है, कोई राजदारी नहीं है। तो इन हालात को देखते हुए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एतराज़ात किए हैं वो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो उसको बाकायदा देखें, सोचें और जो एतराज़ात लगाए हैं वो दुरुस्त करें। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि इस पर कानून साजी होनी है और कानून साजी करवाएं, आयन साजी करवाएं, इसके बाद जो एतराज़ात है वो दूर करें, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस सिस्टम को लेकर आगे चलेगा और तमाम एतराज़ात भी दूर हो सकते हैं। आपने जैसे कि कंवर साहब कहा कि ये इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद और खुद मुख्तार एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसकी जिम्मेदारी है कि इसने इलेक्शन कराने हैं। यही आज शिबली फराज ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि ये 37 एतराज़ात जो आपने उठाए हैं ये तो आपकी अपनी कैपेसिटी से मुतालिक हैं और आप अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करें, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ये आपने खुद करना है। ये एतराज़ात जो आप अपने ऊपर उठा रहे हैं ये हमारी तरफ क्यों रेफर कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि एतराज़ात बराए एतराज़ात की बहस में ना पड़े। जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात लगाए हैं उस पर दूर करें। एतराज़ात बराए एतराज़ात करने से मामला बिगड़ जाएगा, बात नहीं बनेगी। जो कैपेसिटी के बारे में बात की वो दुरुस्त कहा उन्होंने। आप ये बताइए कि 4 लाख जो है अब अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो एक्सपर्ट माहिरीन होंगे उनकी ट्रेनिंग भी दिलानी है। इसके साथ साथ 13 लाख का अमला है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, उसकी भी ट्रेनिंग देनी है। लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वेयर हाउसेज हैं,
और इसके साथ ये भी मामला देखना पड़ेगा कि जो 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आनी है वो कहाँ से आनी है, किसने टेंडर दे रहे हैं, किधर से वो मशीनें आनी है, उसको चेक करना, देखना, उसके डिवाइस को चेक करना, वो सारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना। लेकिन वो भी अपने दूर करने के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ एतराज़ात ऐसे लगते हैं इलेक्शन कमीशन के, कंवर साहब, मिसाल के तौर पर एक एतराज़ यह है कि माली तौर पर काबिल अमल नहीं है। अब इसके लिए तो हुकूमत ने पैसे खर्च करने हैं और हुकूमत कह रही है कि अगर इसके लिए फाइनेंस वो दे सकती है तो इस पर इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि माली तौर पर काबिल अमल नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि धूल मिट्टी दर्जात और हब्स के हवाले से एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होने के लिए वेयर हाउसेज मौजूद नहीं है, तो हुकूमत कहती है 2 साल के अंदर अंदर ये वेयर हाउसेज अरेंज किए जा सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। फिर वो कहते हैं तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी है, तो 2 साल में क्या स्टाफ को तरबियत नहीं दी जा सकती? मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसको ऑपरेट करना नहीं सिखाया जा सकता। वैसे भी तो आप सारे अमले को ट्रेनिंग हर इलेक्शन में देते हैं, तो ये कितना मुश्किल काम है? दुरुस्त। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी चंद महीनों के बाद अपने 4 सूबों की लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने हैं, हल्का बंदियां करवानी है, मर्दमशुमारी करवानी है, इंतखाबी फरिश्तों को अपडेट करना है। तो ये तो तमाम जो है ये बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करनी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। और इसके साथ ये हो गया, अब 2022 अगर गुजर गया तो 2023 में तो बजट आना है, इसके बाद हुकूमत 6 महीने के बाद फारिग हो जाएगी। तो 1.5 साल तो हुकूमत का रहता है ना। ये 1.5 साल में हुकूमत ने क्या कर, इस इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ वक्त रह गया है? लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात ही करवाने, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को हो रहे हैं। तो सारा इलेक्शन कमीशन जो है अपने इंतखाबी अमल से गुजर रहा है। तो ये 4 लाख ट्रेनिंग देना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 8 लाख आनी, पैमरा की शराइत भी आनी है, जहाँ से टेंडर आने हैं। उसके बाद कौमी इत्तेसाद ब्यूरो ने भी इस पर बड़ी निगाह रखनी है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, करप्शन तो नहीं हो रही। ये सारे मामला देखने हैं। तो ये सारा इसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहेगा ठीक है जी, इसको हम इस्तेमाल में ले आते हैं। इंडिया ने 25 साल लगाए हैं, ये हम हुकूमत ठीक है है। तो ये 25 साल इंडिया ने लगाए हैं, तो ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन 1.5 साल में कैसे करवाएगा ये? अच्छा, आप भी समझते हैं कि मरहलावार इसको नाफिज किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि जम्पशंस की बुनियाद पर कही गई हैं इन एतराज़ात में। मिसाल के तौर पर कहा गया कि मीडिया, एनजीओ और सिविल सोसाइटी को इस पर बदएतमादी हो सकती है। तो ये तो सर एजम्पशन है। फिर ये कि शफाफियत में कमी हो सकती है, ये तो एजम्पशन है। कई सारे एतराज़ात ऐसा लगता है कि जैसे मशीन की तहवील, मुंतकिल और हिफाजत की यकीन दहानी की कमी है। तो ये तो जो हिफाजत मशीन को देनी है, सिक्योरिटी मशीन पर लगानी है, वो सिक्योरिटी तो बैलेट बॉक्स पे भी लगानी पड़ती है, बैलेट पेपर्स पे भी लगानी पड़ती है। तो कुछ चीजें आपको नहीं लगता कि assumptions की बुनियाद पर कही गई हैं? सबसे बड़ी बात है, जाहिर है कि जब बैलेट पेपर होता है, सबके सामने बैलेट पेपर भी आते हैं, इसमें बैलेट पेपर ठीक है, सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके सिस्टम की हम तारीफ करते हैं, लेकिन इसके टाइम फैक्टर आ गया है। इसकी जो छोटी मोटी जो एतराज़ात हैं वो दूर हो सकते हैं, डिवाइस भी चेंज करने का भी रास्ता बंद हो सकता है, फ्रॉड का रास्ता बंद हो सकता है। इसके बाद इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा धांधली के दरवाजे हैं वो भी बंद हो सकते हैं, लेकिन वक्त कम रह गया है। वक्त की दूर करें, इसके एतराज़ात को दूर करें। सिस्टम बड़ा अच्छा है और हमें खुशी होगी कि डिजिटल सिस्टम में हम आ जाएंगे तो हम एक फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी में दाखिल हो जाएंगे। सिस्टम बेहतरीन है, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप लेके चलें। इसकी हुकूमत इसमें मुदाखलत ना करें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को काम करने दें। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात, उस पर कंवर दिलशाद साहब से हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने T20 क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान किया है। इस पर बहुत से एतराज़ात उठ रहे हैं। इसमें आसिफ अली ने कैसे जगह बना ली, आजम खान इसमें कैसे आ गए, इसमें फ़खर जमान क्यों नहीं शामिल किए गए, ओपनर्स का मुतबादल क्यों नहीं रखा गया, इसका पोस्टमार्टम करेंगे कंप्लीट आकिब जावेद के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। इस टीम के ऐलान के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा तनकीद आसिफ अली की शमूलियत पर भी की गई, आज़म खान की शमूलियत पर तनकीद की गई, और फिर तनकीद इस बात पर भी की गई कि फ़खर को कैसे ड्रॉप किया जा सकता है। ये मजमूई तौर पर जो टीम तैयार की गई है इसमें कई खामियाँ और भी दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पर हमें लगता है कि मुतबादल ओपनर मौजूद नहीं है। अगर बाबर और रिजवान ओपन कर रहे हैं तो इनके मुतबादल ओपनर टीम के साथ मौजूद नहीं है।
इनकी खुदा ना खासा इंजर्ड होने की सूरत में कौन होगा, और इस तरह के कई और सवालात भी हैं इस टीम के ऊपर। लेकिन सबसे बेहतरीन तज्जिया वो लोग कर सकते हैं जिनकी उम्र क्रिकेट के साथ गुजरी है, और ऐसे ही एक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, आकिब जावेद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो लोगों ने अपनी हैरत का इजहार किया इन 2-3 नामों पर जिनका मैंने जिक्र किया कि आसिफ अली को कैसे शामिल कर लिया गया टीम में, जिन्होंने 29 मैचेस खेले और सिर्फ 16 की एवरेज है उनकी, और स्ट्राइक रेट भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, 123 का स्ट्राइक रेट है। आजम खान 3 मैच खेले, सिर्फ 6 रन बनाए हैं, कैसे शामिल कर लिया गया इनको? देखिए, अगर आप पीछे 3 साल पीछे जाए ना, तो जब ये नजम सेठी साहब को चेंज किया, मानी साहब आए और वसीम खान इंग्लैंड से आए, तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो निज़ाम है ये ठीक नहीं है और हम इसको बिल्डिंग में जाएंगे, इस सारे निज़ाम को ठीक करेंगे और प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट आएगी। तो 3 साल पहले एक रीबिल्ड हुआ और अब फिर एक रीबिल्ड होगा, और इन 3 सालों में कभी भी कोई चीज बिल्ड नहीं हुई। आज भी अगर क्यों लोग हैरान हैं कि आसिफ अली इस तरह के लोग आए गए, कुछ दिल जब उनको ड्रॉप किया तो तब क्यों किया था कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जी। अब जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी तो उन्होंने किसी लेवल के ऊपर कोई परफॉर्म नहीं किया और फिर आ गए। तो जब ये सारे क्रिकेटर्स भी ना बड़े कंफ्यूज हैं कि ये क्या करें तो वापस आए टीम में और क्या करें तो बाहर हो जाए, क्योंकि ऐसे भी हमने कितने इन्होंने प्लेयर्स 65 प्लस प्लेयर्स इन्होंने रोटेट किए हैं विद इन 2.5 ईयर। और अगर आप जो कोच होता है ना, एक कोच जी, वो उसके कोई ना कोई असूल होते हैं कि वो कुछ ना कुछ आपको वो दे जाता है। जैसे मिकी आर्थर है, वो आपको बाबर आजम बना के दे के गया जी। बाबर आजम जो था फ्रेंचाइज इस्लामाबाद के पास है, वो बेंच पे बैठता था। He saw something in him, उसने उसको कराची लेके गया, वहां से उसने उसको ओपन कराई और बाबर और फिर उसने पाकिस्तानी टीम में भी ला के उसको T20 भी ओपन कराई, कॉन्फिडेंस दिया, तो एक प्लेयर बना। फखर को असल में उसने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। तो फखर और बाबर ये दो तो वो प्लेयर आपको दे गया, शदाब आपको दे गया। अब आज हम किस बात का फखर पर हैरत नहीं होती सर, फखर को कैसे ड्रॉप किया जा सकता है टीम में से? वो आपके पास एक ऐसा ओपनर है जिसका एक अच्छा रिकॉर्ड है, जिन्होंने जो है वो T20 में बेहतरीन रन बना सके और उसके अलावा वनडे में भी उनका शानदार करियर है, और वो आपके पास एक ऐसा ओपनर है जो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है। आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं फखर को? देखिए, बात तो ये है ना कि आपके बेंचमार्क क्या है किसी को सिलेक्ट करने के। एक होती है कि जब आप सिलेक्ट हो गए तो आपने परफॉर्म अगर नहीं किया तो आप ड्रॉप हो गए, उसके बाद आपने वापस जाना है, नेशनल T20 में परफॉर्मेंस देनी और सबसे बड़ी बात कि PSL में परफॉर्मेंस देनी जी। फखर इस साल भी हमारी टीम का हाईएस्ट स्कोरर फखर जमान था जी। तो इसने साबित किया कि वो स्टिल इज गुड इनफ। अब आसिफ अली या कुछ दिल ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि वो जो ड्रॉप किया हुआ था उनको पहले, उनको वापस ले आए। अब बात यह है कि जो आपने हैदर अली और पता नहीं कितने इफ्तिखार हो गया, कितने प्लेयर हैं उनको लाए, 2 मैच खिलाए। ये सिलसिला शुरू होता है आपका जब श्रीलंका आई थी और नए ये सारे कोचेस लगे थे, उसमें उमर अकमल को, अहमद शहजाद को, शुएब मलिक को, इन सबको चेंज लानी थी, तो वही पुराने प्लेयर्स आप लाए, लेकिन आपने उनको 2-2 मैच दिए, फारिग कर दिया। फिर बीच में किसी को ले आए उसको, और ऐसे भी मौके आए हैं कि जिसमें प्लेयर सिलेक्ट हुआ है, वो टूर पे गया है, बेंच पे बैठा रहा है, वापस आया, नेक्स्ट टूर वो ड्रॉप है। तो अब इन 3 सालों में अब मैं सवाल तो ये बनता है कि जो वसीम खान ने जो कहा था कि हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे जो एक प्रोफेशनल सिस्टम होगा, अब वो पता नहीं किधर है, हमें तो नजर नहीं आता। सही है। अच्छा आगे साहब, बिल्कुल सही है। ये मुझे ये बताइए सर, 2-3 चीजें हैं। अगर आपने PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खेलना है तो फिर कामरान अकमल के साथ क्या मसला है? कामरान अकमल जो है वो बेहतरीन परफॉर्मर है PSL का, और ओपनिंग में अगर मुतबादल खिलाड़ी को आपको रखना है, जैसे एक वजाहत की गई कि आजम खान को हम रिजवान के मुतबादल के तौर पर विकेट कीपर लेकर जा रहे हैं। रिजवान का मुतबादल आजम इसलिए नहीं हो सकता कि आजम ओपन नहीं करता, तो रिजवान का अगर विकेट कीपर कोई मुतबादल हो सकता तो
शायद वो कामरान अकमल हो सकता था, तो कामरान अकमल को क्यों नहीं लेकर गए? और फिर शोएब के मुतालिक भी आपको बताइए कि शोएब को ड्रॉप करना क्या सही फैसला है? देखिए, मैं तो उसको देखता हूँ सारी दुनिया की लीगों में, PSL में, वो जितने ही आपके सो कॉल्ड यंगस्टर्स हैं, सबसे अच्छा फील्डर है, सबसे ज्यादा फिट है, सबसे ज्यादा उसका स्ट्राइक रेट है इन T20, सबसे ज्यादा उसकी एवरेज है इन T20। तो अब उसको ना खिलाना और अब अचानक से ये कह देना कि कुछ कैप्टन या लोग कुछ प्लेयर्स या कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि शोएब मलिक जो है वो वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए। मुझे इस पे एतराज है कि आपने उसको 1 साल से 2 साल से तो आपने उसको खिलाया नहीं है। तो आप अगर उसको आपने वर्ल्ड कप की लोग एक तैयारी करते हैं 6 महीने 1 साल, आप सोचते हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारा ये स्क्वाड है, हमने ये 20 लोग हैं, इनसे हमने नहीं हटना, हमने इनको 2 साल जो है ना मौका देना है, यही हमारी बेस्ट बेट है और इनको हमने डेवलप करना है। बिल्कुल। तो जब आप 65 लोगों को रोटेट कर देंगे तो आज ना तो पता चलता है कि ये टीम सही है। अगर आप चॉइसेस की तरफ जाएं तो फिर कहते हैं कामरान होना चाहिए, फिर कहते हैं कि शोएब मलिक होना चाहिए, वहाब रियाज होना चाहिए, बट अब क्यों होने चाहिए? ये तो पिछले कम से कम 6 महीने से तो वो टीम के साथ होते, इन्हें खेलना चाहिए था। तो शोएब मकसूद के बारे में सर आपका फिर क्या ख्याल है कि शोएब मकसूद ने भी कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं दिखाई? इवन हफीज ने भी पिछले 1 साल में बॉलिंग में फिर भी कुछ परफॉर्म किया, बैटिंग में वो पिछले 1 साल के अगर 60 सेकंड में परफॉर्म नहीं कर सके। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि हमारे पास ओपनिंग का मुतबादिल कौन है? अगर बाबर या रिजवान में से खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड होता है तो आप किससे ओपन कराएंगे? देखिए, मुझे तो इनकी मंतक की समझ नहीं आती। आप इंग्लैंड में ये T20 खेल रहे थे 4 ओपनर से, तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमने ओपनर को मिडिल ऑर्डर बनाना है और आप ये किसी मिडिल ऑर्डर को कहेंगे फीस को तू ओपन कर। तो आपकी देखिए, प्लेयर कोई अच्छा होना या अच्छा ना होना ये बात नहीं है। मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि ये प्लेयर बुरा है या ये अच्छा है, मैं तो उस प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये प्लान किया है जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो चीज साबित होगी कि अगर आप प्रोफेशनल्स को राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लगाएंगे तो वो आगे पाकिस्तानी टीम में वो कोचिंग सीख रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें मतलब तो सर एक रोल जो है वो रमीज राजा का भी रहा है और उनके बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्रिकेट की सूझबूझ नहीं रखते या क्रिकेट के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एक क्रिकेटर हैं जो चेयरमैन PCB आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो केओस है उस केओस में इन्होंने किसी एक बंदे को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। तो मुझे ये भी नहीं पता अब लग रहा कि अच्छा हैदर अली सही है या खुशनील सही है, आसिफ अली सही है या इफ्तिखार सही है। किया उन्होंने भी कुछ नहीं था, किया इन्होंने भी कुछ नहीं था। ये सिलेक्ट हो गए, वो रिजेक्ट हो गए। अब जो परफॉर्मेंस है वो तो किसी ने भी नहीं थी। तो अब कोई भी आएगा ना, इतनी इन्होंने ये कंफ्यूजन डाल दी है कि किसी बंदे से आप पूछें वो टीम बनाए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद नापसंद लाइकिंग डिसलाइकिंग की सूरत में टीम बना सकता है। ना वो पीछे जाके कोई प्रोसेस उसको नजर आएगा, ना उसके पीछे कोई कंसिस्टेंसी नजर आएगी, ना उसके पीछे किसी की परफॉर्मेंस नजर आएगी। जी सर, आप तो थोड़ा सा, मैं टीम पर इसलिए बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि इस टीम को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसमें खुशदिल और आसिफ वगैरह के बाद चले जाएं तो नंबर 7 और 8 पर हमें लगता है कि शादाब और इमाद आएंगे। शादाब और इमाद के साथ आपने मोहम्मद नवाज को भी टीम में रखा हुआ है, तो फिर इन दोनों के होते हुए नवाज की जगह कैसे बनेगी? उसकी क्या मंतिक है टीम में रखने की? मेरा ख्याल है कि इन्होंने सोचा ये है कि यूएई मैचेस होंगे, यूएई में चाहे ये भी टीम है तो ये टीम जब यूएई में खेलेगी तो ये इतनी बुरी टीम नहीं होगी जी। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तानी बॉलिंग अगर आप देखें तो शाहीन इज नंबर 1, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। उसके साथ हसन अली इज अ वेरी गुड बॉलर। देन उसके साथ हारिस है। हारिस को अगर सही रोल दे और उसको ऊपर प्रेशर खत्म करके उसको बोले तेज बॉलिंग कर, डेथ बॉलिंग उसको यूज करें, तो आपके पास ये 3 तेज बॉलर्स है। उसके साथ इमाद यूएई कंडीशंस में कैन बी वेरी यूजफुल, उससे नया बॉल कराए। यहाँ के डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका
जो बैट्समैन है वो डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे। तो पाकिस्तान उन 4 टॉप टीमों में तो जरूर मैं उसको समझता हूं। मैं सर मुमकिन टीम जरा आप शेयर करना चाहता हूं, जो 15 लोगों की टीम है उसमें से अगर हम मुमकिन प्लेइंग 11 देखें और अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा कोई होनी चाहिए तो आप राय दीजिएगा। मेरे ख्याल में ये नंबर 1 बाबर और रिजवान ओपनिंग और नंबर 3 पे शोएब मकसूद को शायद खिलाया जाएगा, क्योंकि वो अपनी PSL में नंबर 3 पे ही खेल रहे थे। 4 पे आपके हफीज आ गए, 5 पे खुशदिल शाह आ गए, 6 पे आसिफ अली आएंगे, 7 और 8 पे शादाब और इमाद, और उसके बाद आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, हसन शाहीन और शायद हारिस रऊफ। तो इसमें आप टॉप के बाद आप बाबर और रिजवान के बाद जो मिडिल ऑर्डर देखते हैं उसमें हफीज के अलावा कोई कहीं स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप सर? आसिफ अली तक, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शोएब मकसूद। देखिए शोएब ने नेशनल T20 में स्कोर किया था और अभी PSL में भी किया था, और उन पिचेस के ऊपर आई होप कि वो अच्छा कर सकता है। हफीज इतनी अच्छी फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो नंबर 4 पे होना चाहिए। अब जो 4 के बाद जो दो लोग हैं ना, वो 1 डायमेंशनल वो प्लेयर हैं। अब सारी दुनिया को तकरीबन पता चल गया है कि आसिफ अली ने जब हिट मारनी होती है तो पहले डीप इंक्रीज चला जाता है। जब वो डीप इंक्रीज गया, उसने चलानी लोग उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉर्ट बॉल करते हैं, जो कि वो उसको उन्होंने इधर मिड विकेट की तरफ खींचना है। तो वर्कआउट हुए अभी CPL में लोगों ने उनको वर्कआउट किया हुआ है। सो आई थिंक खुशदिल भी वही है, 1 डायमेंशनल, इधर मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ मारते हैं। अगर उनको भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल की जाए तो उनके लिए भी खासी मुश्किल है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जो छोटे छोटे डोमेस्टिक टूर्नामेंट या टाइम्स लीग्स के अंदर, क्योंकि इतना क्विक चीजें चल रही होती हैं, लोगों के पास इतना आपका होमवर्क नहीं होता, तो आप एट टाइम चल जाते हैं। बट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो वर्कआउट हुए होते हैं प्लेयर, और प्लान के मुताबिक जो प्रोफेशनल। और वैसे भी सर, वैसे भी UAE की जो पिचेस हैं उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर वो बैट्समैनों को उस तरह से सपोर्ट करेगी। मुश्किल बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम क्रिकेट टीम है जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसको ज़रा एवेल्यूएट किया है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन किन चीज़ों पर एतराज़ हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि इसमें ओपनर्स का मुतबादल मौजूद ही नहीं है। अगर खुदा न खास्ता बाबर या रिजवान में से कोई इंजर्ड होता है तो किससे ओपन करेंगे? क्या शोएब से करेंगे, हफीज़ करेंगे, कौन आएगा? खुशदिल शाह आएंगे? कोई कुछ नहीं कह सकता, या आजम को खिलाकर आजम से कराएंगे, कोई पता नहीं है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर हमारा कुछ कमज़ोर लगता है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम अपनी टीम के साथ हैं, हमारी दुआएं टीम के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप टॉप 4 में पहुंचे और अच्छा परफॉर्म करे और फाइनल खेले। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अफगानिस्तान की सूरत पर बात करेंगे और देखेंगे कि अफगानिस्तान के मामले पर बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस एक पाकिस्तान ने जिसकी मेज़बानी की है, उसमें क्या हुआ है, उसका मकसद क्या है, और अफगानिस्तान में मामला कहाँ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास हुआ है, जिसमें चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के वज़रा ख़ारजा शरीक हुए हैं, और पाकिस्तान ने इस इजलास की मेज़बानी की है। इसके अलावा जो तालिबान की नई हुकूमत वजूद में आई है उस पर इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने मुख्तलिफ तरह का तबसरा किया है, कुछ जगहों से तनकीद भी हुई है। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज्ज़कार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये जो इजलास हुआ है ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी अहमियत का हामिल आप इसको देखते हैं, और क्या ये अफगानिस्तान की रिकग्निशन की तरफ एक कदम हो सकता है? क्या इस बात का इम्कान है कि हमसाया ममालिक वो पहले ममालिक हो सकते हैं जो अफगानिस्तान को तस्लीम कर लें? देखिए, इसकी इब्तदाई जो तमहीदी गुफ्तगू हुई थी या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, वो तो इससे पहले गुज़िश्ता रोज जब इन तमाम ममालिक के जो अफगानिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनका जो इजलास हुआ था मोहम्मद सादिक की क़यादत में, उसी में ही हुआ था। और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये थी पड़ोसी ममालिक चीन और रूस के दरमियान के तालिबान की हुकूमत से मुतालिक कोई भी फैसला मिल के किया जाएगा, और इस हुकूमत की अनाउंसमेंट तक बड़ी हद तक ईरान, पाकिस्तान, चीन और ये सब एक पेज पे नजर आ रहे थे।
अलबत्ता हुकूमत की अनाउंसमेंट के बाद दो ममालिक का रवैया तब्दील नजर आ रहा है। एक तो ताजिकिस्तान का और दूसरा ईरान का। जी। अहमियत तो इनकी इसलिए ज्यादा है क्योंकि तालिबान ने जिस तरह की काबीना अनाउंस की है तो उसका तो मगरिबी दुनिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से तस्लीम किए जाने का इम्कान ना होने के बराबर है। इसलिए ज्यादातर इन्हिसार अब अफगानिस्तान की इस हुकूमत के मुस्तकबिल का वो पड़ोसी ममालिक और रूस और चीन जैसी ताकतों पर होगा। सही। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइए कि अफगानिस्तान के हवाले से हमें सबसे ज़्यादा जो सुनने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान के पास हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस सिलसिले में जो चीन ने 3 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान किया है, ये कितनी मददगार साबित हो सकती है नई हुकूमत के लिए? देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन बहुत बड़ी ताकत है और बन गई है और कई मैदानों में वो अमेरिका के मुकाबले में आ गया है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से अमेरिकी खर्च करते थे तो उस तरीके से चीन को अब उतना एग्रेसिवली चीन खर्च नहीं करता, इमदाद नहीं देता। चीन ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है। जी। दूसरा, अमेरिका की तरफ से जब इस तरह के इनिशिएटिव होता है तो उसमें फौरन पूरा वेस्ट, यूरोप और बरतानिया भी उसके हमनवा बन जाते हैं। तो अफगानिस्तान को पिछले सालों के दौरान जितनी इमदाद मिलती रही और जिस तरीके से अमेरिका से और उसके मगरबी इत्तेहादियों की तरफ से, तो ये अभी जो चीन की अनाउंसमेंट है ये मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में बहुत कम है और बहुत ज्यादा जरूरत भी ज्यादा की है। जरूरत बहुत ज्यादा की है क्योंकि अफगानिस्तान की अपनी इकोनॉमी वो तो अब उनकी अपनी जो रेवेन्यू है वो तो ना होने के बराबर है। अच्छा, सही है। साफी साहब, ये जो काबीना का ऐलान किया गया, हुकूमत का ऐलान किया गया, इसमें 15 अफराद का ताल्लुक जनूबी अफगानिस्तान से है, जिसको हम ग्रेटर कंधार रीजन कहते हैं, यानी कंधार वाली साइड से है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने एक एतराज़ उस पर यह उठाया है कि यह मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट नहीं है। आप इस एतराज़ को कैसे देखते हैं? क्या यह दुरुस्त एतराज़ है? देखिए, अफगान तालिबान इंक्लूसिव की अपनी तारीफ कर रहे हैं और दुनिया जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट की अपनी तारीफ कर रही है। अफगान तालिबान कहते हैं कि जी अब देखें, हमने तो डिप्टी वजीर आजम भी एक उज़्बेक को बना दिया है, आर्मी चीफ भी हमने एक ताजिक को बना दिया है और फिर 2-3 वजारतें भी ताजिकों को दी हैं और भी उज़्बेक को हुकूमती ओहदे मिले हैं। तो वो इसको इंक्लूसिव कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो सब तालिबान है क्योंकि वेस्टर्न दुनिया और इवन पाकिस्तान जैसे ममालिक भी नॉन तालिबान जी वो इंक्लूसिव की बात करते थे। तो वो ये था कि बिल्कुल जो पिछले हुकूमत के लोग हैं या ऐसे लोग हामिद करजई और इन जैसे कि जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा थे, तो एक तो वो उनकी नुमाइंदगी चाहते थे। और बहरहाल जो इतने के इम्बैलेंस है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि अगर तालिबान ने जंग जीती है और इक़्तिदार पे कब्जा किया है तो उन जैसा हिस्सा तो कोई दूसरे को नहीं मिल सकता। लेकिन मेरे ख्याल में अब भी इसमें ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा कम्युनिटी की नुमाइंदगी वो पख्तूनों की बनिस्बत और फिर जनूबी अफगानिस्तान के पख्तूनों की बनिस्बत बहुत कम है और इस एतराज़ में बड़ी हद तक वजन भी है। सही है। अच्छा साफी साहब, ये वजारतें तकसीम की गई, इसमें एक कहीं से ये एतराज़ भी उठ रहा है कि जी मुल्ला उमर के ख़ानदान और हक्कानी ख़ानदान को 2-2 वजारतें दी गई हैं। आपके ख्याल में ये सिर्फ इन पर कोई नज़र करम किया गया है, नेपोटिज़म की गई है, या फिर वाकई ये डिज़र्व ही करते थे अपनी कुर्बानियों और तालिबान के साथ अपनी तारीख़ के हवाले से कि इनको 2-2 वजारतें दी जाएँ ख़ानदानों को? नहीं, एक तो बहरहाल उनसे इत्तेफाक या इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो हक्कानी बरादरान है या हक्कानी फैमिली है उनकी कुर्बानी भी कुछ कम नहीं है। एक तो ये कि जलालुद्दीन हक्कानी साहब पहले अगरचे हिज़्ब इस्लामी खालिद से उनका ताल्लुक था, लेकिन तालिबान तहरीक सामने आने के बाद वो इससे वाबस्ता थे। पिछली हुकूमत में वो वज़ीर सरहदात भी रहे
और फिर इस दौरान मुजाहिमत ही के दौरान वो वफात पा गए। फिर इसी तरीके से इस खानदान ने निसब दर्जन लोग अपने इस दौरान कुर्बान किए हैं। खुद सिराजुद्दीन हक्कानी के एक भाई बदरुद्दीन हक्कानी वो ड्रोन हमले में मारे गए और उनके नाम से अब ये बदरी लश्कर तश्कील पाया है। और दूसरे भाई डॉक्टर नसीर जो थे वो इस्लामाबाद में कत्ल किए गए। और फिर खुद अनस हक्कानी जो है उन्होंने बागराम की जेल भी काटी और वो उनकी कैद में रहे। जो सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, एक तो जो फिदायीन का या सुइसाइडर की जो टेक्नोलॉजी थी वो तालिबान की सफ़ों में अलकायदा से सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुतारिफ कराई थी और उसने ही इस जंग में तालिबान का पलड़ा भारी करने में बुनियादी किरदार अदा किया था। और फिर पक्तिया, पक्तिका, खोस्त, लोगर, यहाँ से लेके काबुल शहर तक ये जितना भी इलाका था इसमें रेजिस्टेंस का कमांड वो सिराजुद्दीन हक्कानी और उनके लोग कर रहे थे। तो इस लिहाज से शायद उनको अब हुकूमत साजी में भी खास जगह दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आप प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।